हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस करने से पहले हमने पीछे जो किया है, हमने सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। सॉलिड्स हमारे पास आयनिक सॉलिड्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं। तो इन चारों टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम करते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को हम स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं। जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जिससे मिलके भी कोई बन रहा है मॉलिक्यूल, जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसमें एटम हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की 3D अरेंजमेंट होती है किसी भी क्रिस्टल के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। तो देखिए, ये हमारे पास 3D अरेंजमेंट है। इसके अंदर जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हर एक कॉर्नर पे इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। हम इसमें जनरली एक रूम का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। किसी भी रूम के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस क्या है? अ रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particle और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? एटम्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ऑफ अ क्रिस्टल इन अ 3D space is called crystal lattice। देखिए, अब हम पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं। हमें ये जो हर एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, ईच पॉइंट ऑफ लैटिस, हर एक पॉइंट लैटिस का, इसको हम बोलते हैं लैटिस साइट। तो हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो लैटिस के हर एक पॉइंट जो प्रेजेंट है ये 8 के 8 कॉर्नर्स पे, इसको हम बोलते हैं लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, या फिर हम इसको बोलते हैं लैटिस साइट। अगर हम इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये कॉर्नर्स पे, इनको कोई लाइन है जो इनको आपस में कनेक्ट कर रही है, अदरवाइज तो ये कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम बोलेंगे कि इन लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन होती है। वो स्ट्रेट लाइन हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम किसी भी क्रिस्टल लैटिस की एक ज्योमेट्री जनरेट कर सकें। तो हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट्स in a crystal lattice represents each point, and these are joined with स्ट्रेट लाइन। और ये लाइन हम क्यों लगाते हैं? ताकि हम किसी भी लैटिस को एक ज्योमेट्री प्रोवाइड करा सके, टू ब्रिंग आउट अ ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। नेक्स्ट हम इसके थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। हर एक पॉइंट किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो रिप्रेजेंट करता है कि इसके कॉर्नर्स पे कितने एटम्स हैं, आयन्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखते हैं, ईच पॉइंट in a crystal
lattice represents one constituent particle which may be an atom, molecule or an ion. देखिए दोबारा देखते हैं हम कोई क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। जब हमारे पास किसी भी क्रिस्टल लैटिस के कोई भी पार्टिकल अगर हम बना रहे हैं, रूम का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, तो इसके कॉर्नर्स पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे मिलके ये बना है, उनकी एक 3D अरेंजमेंट अगर हम स्पेस में कर दें तो उसको बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो हम देखते हैं कि हर एक कॉर्नर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हर एक कॉर्नर पे कोई ना कोई पॉइंट प्रेजेंट है और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट या हम इसको बोलते हैं लैटिस साइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी क्या बोलेंगे कि जो ये पॉइंट्स होते हैं किसी भी क्रिस्टल के कॉर्नर्स पे, तो इन पॉइंट्स को जॉइंट करने के लिए हम ये स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं, अदरवाइज तो कॉर्नर्स पे चिपके रहेंगे वो। लेकिन हम इन स्ट्रेट लाइन का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि किसी भी क्रिस्टल को हम एक ज्योमेट्री प्रोवाइड कर सकें। थर्ड क्या है कि हर एक क्रिस्टल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं ये कोई भी एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज आवर यूनिट सेल। देखिए जो हमने ये लैटिस बनाया है, यूनिट सेल हम किसको बोलेंगे? इससे ऊपर भी कुछ होगा, इससे साइड में भी, इसके आगे भी, इसके पीछे भी। तो यहाँ पे जो यूनिट सेल होती है, यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो किसी भी क्रिस्टल के अंदर बार बार रिपीट होता रहता है डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। तो देखिए यूनिट सेल के लिए जैसे हम मानते हैं कि हमारा कोई रूम है वो ईंटों से मिलके बना होता है। अब जब वो ईंटें होती हैं वो भी तो किसी न किसी डायरेक्शन में आगे लगती हैं, पीछे लगती हैं, तो ये जो ईंट है ये यहाँ पे यूनिट सेल हो सकती है, और जो उन ईंटों से मिलके जो रूम बना है दैट इज आवर क्रिस्टल लैटिस। तो हम बोलेंगे कि यूनिट सेल जो होती है एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है, यानी ईंटें जो होती हैं स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है किसी भी रूम का, और रूम को हम बोल रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल क्या होगी? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट unit cell is the smallest portion of a crystal lattice। किसी भी क्रिस्टल लैटिस का ये स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है which when repeated in different directions to generate the entire lattice। तो पूरे के पूरे लैटिस को जनरेट करने के लिए यूनिट सेल उसमें बार बार रिपीट होती रहती है, कभी आगे आएंगे, कभी पीछे आएंगे, कभी ऊपर आएंगे, तो ये जो है वहाँ पे रिपीटिशन होती रहती है। अब यहाँ पे किसी भी यूनिट सेल को कैटेगराइज्ड जो करते हैं वो 6 पैरामीटर्स करते हैं, और वो 6 पैरामीटर्स होते हैं वो किसी भी यूनिट सेल की कोई ना कोई पहचान देते हैं। तो देखिए किसी भी यूनिट सेल के अंदर हमने ये यूनिट सेल बना ली है, किसी भी यूनिट सेल के अंदर जो हमारे पास कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर के साथ साथ एजेस भी होते हैं, साइड्स भी होती हैं उसकी, और वो साइड्स जो होती हैं कुछ ना कुछ एंगल भी जनरेट करती हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम इस साइड को बोलते हैं ए साइड, इसको बी और इसको बोलते हैं सी। जो सी और बी के बीच में एंगल बनता है वो गामा बनता है। ए और बी के बीच में जो एंगल बनता है ये अल्फा, ये बीटा
और ये गामा, यानी ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज गामा, ए और सी के बीच में बनेगा बीटा, और बी और सी के बीच में बनेगा अल्फा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के, वो होते हैं ए, बी, सी एंड अल्फा, बीटा और गामा। तो हम बोलेंगे अ यूनिट सेल इज characterized by 6 parameters, और वो 6 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? ए, बी एंड सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। देखिए ये एक डायमेंशन होती है, इसके अंदर 3 एजेस होते हैं। ये जो अल्फा है ये अपोजिट ऑफ ए होता है, बीटा है जो ये अपोजिट ऑफ बी है, और जो गामा है ये अपोजिट ऑफ सी है। तो हम इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिखते हैं? इट्स अ डायमेंशन along the 3 edges अल्फा। और अल्फा देखो ये अल्फा किसके अपोजिट है? ए के, तो हम लिखते हैं अल्फा अपोजिट ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा। बीटा जो है किसके अपोजिट है? बी के, तो हम लिखेंगे अपोजिट ऑफ बी। नेक्स्ट है गामा। गामा जो है ये वाला गामा, ये किसके अपोजिट है? सी के, तो हम बोलेंगे गामा अपोजिट ऑफ सी। तो ये होते हैं हमारे पास किसी भी यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारे पास यूनिट सेल होती है ये भी फर्दर 2 तरह की होती है। देखिए जो यूनिट सेल होती है ये भी फर्दर हमारे पास 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेकंड वन इज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। हम प्रिमिटिव यूनिट सेल को एक दूसरा नाम भी देते हैं, हम इसको बोल सकते हैं सिंपल क्यूबिक सेल, और नॉन प्रिमिटिव सेल को हम दूसरा नाम देते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक सेल हम किसे बोलते हैं? जब हमारे पास कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल। और नॉन प्रिमिटिव सेल के अंदर क्या जाता है कि हमारे पास जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ कभी बॉडी के, अगर बॉडी के सेंटर में है तो हम उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड पे है यानी कोई भी अपोजिट फेजेस पे है तो हम उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। और फेस सेंटर्ड में हमारे पास हर एक फेस के ऊपर भी पार्टिकल प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल्स रहने वाले हैं वो कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, साथ में बॉडी के किसी न किसी सेंटर पे होंगे, यूनिट सेल के किसी न किसी सेंटर पे होंगे। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट इज आवर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल, वो केवल और केवल जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। और वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट कैसे होंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास जो क्यूब होता है इसके मेन हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, और 8 के 8 कॉर्नर्स पे जब हमारा कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक बेस्ट एग्जांपल हमारा रूम होता है। रूम के अंदर जो होते हैं हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। तो मेन जो कॉर्नर्स होते हैं जब कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उन्हीं पे प्रेजेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? व्हेन द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट only on the corner position of a unit cell is called simple cubic cell, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल।
नेक्स्ट इज आवर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, उनके अलावा भी जो पार्टिकल्स होते हैं या तो उसके फेसेस पे मिलेंगे या उसके एंड पे मिलेंगे या बिल्कुल रूम के बीच में यानी बिल्कुल क्यूब के बीच में मिलेंगे। तो उसके बिहाफ पे हमने इसको भी कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में। तो देखिए नेक्स्ट इज आवर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसमें हम बोलेंगे कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन एडिशन वो एक या एक से ज़्यादा पार्टिकल्स भी कंटेन करते हैं। वो या तो उसके मिड में होंगे या उसके साइड्स में होंगे या फिर क्या होगा अपोजिट फेजेस पे होंगे। तो देखिए इसके लिए लिखते हैं हम व्हेन अ यूनिट सेल contain one or more constituent particle present at position other than corners। यानी कॉर्नर्स के अलावा जब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, या हम इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं हम सेंटर्ड यूनिट सेल। और इट इज ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह की ये होती है। फर्स्ट हम इसके फर्स्ट पार्ट का डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज आवर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, देखिए ये हमारे पास एक यूनिट सेल है। बॉडी सेंटर्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास, हमने अभी अभी बोला था कि जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसमें हमारे पास जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, साथ में वो और कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं यूनिट सेल में। तो अब हम करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स की पोजीशन को वो ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन साथ में वो पूरे के पूरे बॉडी के बीच में, बिल्कुल बीच में, जैसे हमने बोला था कि हम रूम का एग्जांपल ले सकते हैं, तो रूम के बिल्कुल बीच में एक और पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन इन एडिशन to the particle at corner there is one more particle present at the center of the unit cell। तो उसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देन इट कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए दोबारा देखते हैं, मैंने बोला है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हम उसको बोलेंगे जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट रहेंगे 8 के 8 कॉर्नर्स को वो ऑक्यूपाई करेंगे, लेकिन साथ में जब वो पूरे के पूरे यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में प्रेजेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल।
नेक्स्ट इज आवर फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि हमारे पास, मान लीजिए हमने बोला था कि हम शुरू में ही एक रूम का एग्जांपल लेके चले थे। जो रूम होता है हमारे पास 4 वॉल्स होती हैं, इसमें 1 2 3 4 वॉल्स होती हैं। साथ में हम इसकी रूफ को भी लेके चलेंगे और इसके फ्लोर को भी लेके चलेंगे, यानी टोटल जो रूम बना है, ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ वॉल्स से बन जाएगा, तो उसके लिए हमें छत भी चाहिएगी और हमें ज़मीन भी चाहिएगी। यानी हमारे पास जो टोटल होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 फेजेस होते हैं, और हर एक फेजेस पे हमारे पास कॉर्नर्स के साथ साथ एक एक पार्टिकल्स फेसेस पे भी प्रेजेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए इसमें कैसे होएगा, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई कर लिए, ठीक है। लेकिन साथ में हर एक वॉल के मिड में 1 2 3 4 और ये हमारे पास 5 देन 6। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट not only at corner position but also at the center of each faces of unit cell, तो उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज आवर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड इज आवर एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एंड में होंगे। रूम की जो भी वॉल्स हम लेके चलते हैं उसमें हम कोई भी 2 अपोजिट वॉल अगर ले लें, कॉर्नर्स के साथ साथ हर एक अपोजिट 2 अपोजिट लेनी है हमें, कोई भी अपोजिट, या तो ऊपर और नीचे ये और ये, या इस तरफ और इस तरफ, या फिर हम क्या करें आगे और पीछे, यानी कि कॉर्नर्स के साथ साथ हम किसी भी एंड पॉइंट पे अगर पार्टिकल ले लें तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे। साथ में कोई भी 2 अपोजिट फेजेस, तो एक अगर हम यहाँ ले लें तो उसका जस्ट अपोजिट ये होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट corners there are particles at the center of any 2 opposite phases. Any 2 opposite phases is called एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। हम जरूरी नहीं है कि यही 2 अपोजिट फेसेस लेंगे, हम इसके अलावा भी कोई भी 2 अगर रूम की अलग अलग वॉल लें, लेकिन कंडीशन ये है कि वो अपोजिट ही होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट इज, हमने जो यूनिट सेल के अंदर देखा था कि हमारे पास एजेस होते हैं A B C और हमारे पास एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा। उसके बिहाफ पे हमारे पास 14 ब्रेविल लैटिसेस हैं। 14 ब्रेविल लैटिसेस हमारे पास एक 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या होगा,
टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम मिलके टोटल हमारे पास 14 ब्रेवी लैटिसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस अलग अलग होती हैं। हमारे पास कभी हमें साइड्स इक्वल मिलेंगे, एंगल्स डिफरेंट मिलेंगे, कभी हमें एंगल्स डिफरेंट मिलेंगे, साइड से सेम मिलेंगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम है और जो इसकी पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती हैं 7 की तो वो टोटल होती है 14। तो देखिए क्यूबिक में हम क्या करते हैं, क्यूबिक के अंदर हमारे पास पॉसिबल वेरिएशन होती है। क्यूबिक में प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, लेकिन जो एंगल एक्सियल डिस्टेंस होएगी वो ए, यानी ए साइड विल बी इक्वल्स टू बी साइड एंड विल बी इक्वल्स टू सी साइड। और जो एंगल्स होंगे वो भी हमारे पास अल्फा बीटा गामा सभी के सभी 90 डिग्री होंगे। इसका एग्जाम्पल हो सकता है NaCl, जिंक, कॉपर, KCl और डायमंड। यहाँ पे क्योंकि इसमें हमारे पास साइड्स भी सभी सेम से हैं, एक्सियल एंगल्स भी सभी सेम हैं, तो हम इसको बोलते हैं मोस्ट सिमेट्रिक। सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन सी होगी, क्यूबिक सेल। क्यों? क्योंकि इसमें सभी साइड्स इक्वल हैं, इसमें सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। नेक्स्ट इज आवर टेट्रागोनल। टेट्रागोनल के अंदर हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो हमारे पास होगा प्रिमिटिव यानी सिर्फ कॉर्नर्स पे, या फिर हमारे पास होगा बॉडी सेंटर बिल्कुल रूम के बीच में। यहाँ पे हमारे पास ए साइड इज इक्वल्स टू बी साइड एंड नॉट इक्वल्स टू सी साइड, तो इसको हम बोलते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा 90 डिग्री। एंगल्स सभी के सभी 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो ए और बी साइड से वो इक्वल होंगी, सी उसके इक्वल नहीं होएगी। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वाइट टिन, SnO2 और कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट इज आवर ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास जितनी भी हमने यूनिट सेल्स की हैं सारी की सारी इसके अंदर आती हैं। प्रिमिटिव भी आएगी और नॉन प्रिमिटिव के तीनों पार्ट्स आएंगे, तो बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड। तो देखिए इसमें हमारे पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ए नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल्स सभी 90 डिग्री होंगे, लेकिन साइड है जो वो कोई भी इक्वल नहीं होएगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर ऑर्थोरोम्बिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बिक से रोम्बिक सल्फर, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट इज आवर ट्राइगोनल और इसको हम बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होती है, दैट इज आवर प्रिमिटिव यानी सिंपल यूनिट सेल ही इसके अंदर आती है। हेक्सागोनल के अंदर भी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज आवर प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देखिए ट्राइगोनल को देखते हैं हम। A इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, साइड्स सभी सेम होंगी, लेकिन जो एंगल्स है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। एंगल्स इक्वल होंगे, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, पर वो 90 डिग्री नहीं होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास कैल्साइट और होता है HGS। नेक्स्ट इज हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में भी हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज प्रिमिटिव। इसमें हमारे पास A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, लेकिन जो अल्फा और बीटा है वो 90 डिग्री होते हैं, गामा 120 डिग्री होता है। इसके लिए ग्रेफाइट हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है। मोनोक्लिनिक में हमारे पास अगेन 2 पॉसिबिलिटी है, या तो हम लेंगे इसमें सिंपल क्यूबिक सेल, या हम इसके लिए लेते हैं एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो एंड सेंटर्ड होता है इसमें कोई भी 2 अपोजिट फेसेस हम लेके चलते हैं। तो A नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, कुछ भी साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन अल्फा और गामा 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो बीटा है वो 120 नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए क्योंकि इसका नाम मोनोक्लिनिक है, तो इसमें हम बेस्ट एग्जांपल इसका होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसमें था हमारे पास रोम्बिक सल्फर, क्योंकि ये ऑर्थोरोम्बिक थी। ये हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर, क्यों? क्योंकि ये मोनोक्लिनिक का एग्जांपल है। तो इसमें हम इसका एग्जांपल लेते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर या फिर Na2SO4.10H2O। नेक्स्ट इज आवर क्लिनिक ट्राइक्लिनिक। इसमें भी एक ही पॉसिबिलिटी होती है प्रिमिटिव की, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होता। तो देखिए प्रिमिटिव में A नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी, अल्फा नॉट इक्वल्स टू बीटा नॉट इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास जब हमने क्यूबिक का केस देखा था तो सभी के सभी इक्वल थे, इसको हमने मोस्ट सिमेट्रिक बोला था, लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी इक्वल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे मोस्ट अनसिमेट्रिकल। मोस्ट अनसिमेट्रिकल।
तो पेपर में पूछे कि हमारे पास जो 7 प्रिमिटिव सेल्स होती हैं उसमें मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा होता है, तो सिमेट्रिक होता है क्यूबिक, और मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन सा होता है, वो होता है हमारे पास ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिक। इसको याद करने की एक ट्रिक है, दैट इज CTO THMT, CTO THMT। इसको 3-4 बार अभी अगर हम बोलेंगे तो हमारे याद हो जाएगा, लेकिन हमें इसको सीक्वेंस में ही याद करना होता है। सीक्वेंस में अगर हम इसको याद करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा, लेकिन अगर आगे पीछे कर देंगे तो हम इसके एंगल्स में या साइड्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। तो इसकी एक ट्रिक है CTO THMT, 2-4 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।